वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें जो अपना टॉपिक पढ़ना है वो फ्लैंज सेक्शन पढ़ना है। फ्लैंज सेक्शन में हमको अपना टी बीम का देखना है कि कैसे टी बीम का हमारा डेरिवेशन है, कैसे हम टी बीम पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सामने एक फिगर दिख रहा होगा, जो मैंने एक टी बीम का फिगर बनाया हुआ है। किस टर्म्स को इसमें क्या कहते हैं ये सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है। उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, कितने केसेस बनते हैं, इसके सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो फिगर है ये टी बीम मैंने एक बनाया। ये जो दूरी होती है वो इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ बोली जाती है, इसको इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ बोली जाती है। ठीक, ये जो दूरी होती है उसको डेप्थ ऑफ फ्लैंज बोलते हैं, इसको डेप्थ ऑफ फ्लैंज बोलते हैं। ये जो दूरी ये डी एफ है, ठीक, और थिकनेस ऑफ फ्लैंज, इसको दोनों चीज़ बोलते हैं। डेप्थ ऑफ फ्लैंज भी बोलते हैं और थिकनेस ऑफ फ्लैंज भी बोलते हैं। ये हमने यहाँ रिइंफोर्समेंट लगाया, फिर रिइंफोर्समेंट से आधे से टॉप तक की दूरी क्या बोलेंगे हम लोग, इफेक्टिव डेप्थ बोल देंगे। ठीक, ये है यहाँ पे बी डब्ल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ वेब ऑब्लिक रिब, इसको वेब भी बोलते हैं और रिब भी बोलते हैं। और ये जो दूरी हमारी यहाँ से यानी फ्लैंज, ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, फ्लैंज होता है। नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, वेब होता है। ये पोर्शन हमारा क्या होता है, वेब होता है, और इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, फ्लैंज बोलते हैं। ठीक, तो वेब पोर्शन में आते हैं। तो वेब में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होती है, डी डब्ल्यू, डेप्थ ऑफ वेब, और ये बी डब्ल्यू क्या होती है, विड्थ ऑफ वेब और रिब। वेब को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसका दूसरा नाम भी काफ़ी पूछा जाता है, रिब बोलते हैं हम लोग इसको। तो चलिए, ये तो एक फिगर हो गया हमारा टीवी में किस टर्म्स को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। कोड ने हमें कुछ रिकमेंडेशंस बताए हैं इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ के लिए, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ के लिए। उसको हम लोग एक बार फिगर के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट टीवी में अगर दिया हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक फिगर रखा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक लगातार ये हमारा एक कॉन्टिन्यूअस बीम टाइप का है, टी बीम इसमें बीच बीच में बनता जा रहा है हमारा, ठीक है। इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ इसमें हमको बताना है कैसे निकलेगा। जब कॉन्टिन्यूअस बीम दी रहेंगी तो वहाँ पर हम इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ कैसे निकालेंगे। तो फिर वहीं ये टर्म ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ हो जाएगा, नहीं सॉरी, डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा या थिकनेस ऑफ फ्लैंज हो जाएगा। ठीक, अब अगर ऐसे आपको कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो आप कैसे क्या बनाएंगे। जैसे मानिए ये एक टी बीम बीच में आ रहा है, इंटरमीडिएट टी, एक ये टी बीम आ रहा है, इसी तरह कॉलम बढ़ते जाएंगे। तो हम किसी एक पार्ट को हमने ले लिया, ठीक, इन दोनों के बीच में ये स्पैन है, स्पैन की ये दूरी को हमने पूरा L1 माना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका हमने आधा किया। ये दो स्पैन है, इसका हमने क्या किया, आधा किया। मैं इसको लेके आपको डिजाइन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर ऐसे होगा तो इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ कैसे निकालेंगे, यानी इसके आधे से और इसके आधे से ये जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ हो जाएगी, ठीक है। फिर ये बी डब्ल्यू वही हो जाएगा आपका, बी डब्ल्यू का मतलब समझ ही रहे हैं कि विड्थ ऑफ वेब और रिब, ठीक है। तो IS कोड के लिए कुछ रिकमेंडेशन है इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ के लिए, तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो पहला इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ क्या है, ये आपका IS कोड में आपको दिया हुआ है क्लॉज नंबर में। तो पहला केस है जो फॉर बीम कास्टेड मोनोलिथिक विद स्लैब, मतलब बीम और स्लैब दोनों को हम साथ में कास्ट कर रहे हैं, मोनोलिथिक का मतलब ये हुआ। तो उसके लिए जो फॉर्मूला बताया फ्लैंज विड्थ का, BF बराबर L0 डिवाइड बाई 6 प्लस BW प्लस 60F, और सेकेंड जो कंडीशन है L1/2 प्लस L2/2 प्लस BW, ये जो L1 दिया है और L2 दिया है। यानी अगर कोई बीम मोनोलिथिक है, ठीक है, तो उसके लिए जो इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ होगा उसके लिए हम ये दोनों फार्मूला लगाएंगे। दोनों फार्मूले में से जो लेसर वैल्यू हो जाएगी हमारे वो क्या हो जाएगी, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ हो जाएगी। इसी तरह एक केस और आता है आपका, बता दें कि आइसोलेटेड टी बीम का, आइसोलेटेड टी बीम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, दिस इज आइसोलेटेड टी बीम, और उसका आपको फ्लैंज विड्थ, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ निकालना होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है BA बराबर L0 डिवाइड बाई L0 बाई B प्लस 4 प्लस BW, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये हम आप आइसोलेटेड टी बीम के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब बात करते हैं कि एक हमने आपको प्रैक्टिकल में चीज़ बता दी कि इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ कैसे निकालते हैं, किस टर्म को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या फ्लैंज विड्थ होता है, क्या डेप्थ होता है, क्या वेब होता है, क्या रिब होता है। अब आते हैं इनके केसेस पे कि कैसे हम इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए 3 केस को डिराइव किया गया है, 3 केसेस में यहाँ पर डिराइव किया गया है। सबसे पहले हम केस 1 पे चलते हैं, सबसे पहले केस 1 पे चलते हैं। केस 1 को ये बोलते हैं हम लोग कि व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस, एन का मतलब क्या है, नॉट एप्लीकेबल मत समझिएगा, न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लैंज सेक्शन, मतलब कि न्यूट्रल एक्सिस जो हमारा है वो किस में लाई करेगा,
फ्लेंज सेक्शन में लाई करो। ऊपर वाले पोर्शन को फ्लेंज बोलते हैं, नीचे को वेब बोलते हैं। तो ये कहीं यहाँ पे से न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगा यहाँ पे, तो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक की दूरी क्या हो जाती है, एक्स यू हो जाती है। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज सेक्शन में लाई करेगा तो ये कंडीशन सर्टेनली फॉलो होगी कि डेप्थ ऑफ फ्लेंज बड़ा होगा किससे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक, फिर आपको पता होगा कि अपने हमने बीम में देखिए, जैसे इसको जस्ट लाइक बीम की तरह डिजाइन करेंगे, जैसे बीच बीच में हमारा टी बीम बन जाता है, बस वही टी बीम होता है। इसको हम जस्ट लाइक बीम ही डिजाइन करेंगे। तो आपको पता होगा न्यूट्रल एक्सिस से ये टॉप तक की दूरी पैराबोलिक होकर सीधे होती थी, और इसका सी का फॉर्मूला क्या आता था, 0.36 FC के बी इंटू एक्स यू। तो यहाँ पे बी की जगह बी एफ आ जाएगा, क्योंकि फ्लैंज विड्थ किसकी लेंगे हम लोग, फ्लैंज की लेंगे, तो इसमें हमने एफ लगा दिया। नीचे टेंसाइल फोर्स 0.87 FIST सेम रहेगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लीवर आर्म होती है, लीवर आर्म सेम रहेगा, डी माइनस 0.42 XU। इन सब का एनालिसिस हम लोग पहले कर चुके हैं। ये एक सिंपल बीम हो गई हमारी। ठीक है, बस हमारा केस क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस प्लेन सेक्शन में लाई कर रहा है। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, सेम पुराना बीम का केस हो गया। ये जो वैल्यू हमने निकाली ये सब हम डेरिवेशन में आपको बता चुके हैं। ये डेरिवेशन बताया जा चुका है आपको। लीवर आर्म कैसे आया ये आपको बता चुका है। आप पिछले वीडियोस में जाके सिंगली रिइंफोर्स्ड के बीम में आप वीडियो में जाके ये देख सकते हैं। तो ये हमारा केस 1 हुआ। ठीक है, अब केस 1 के लिए एनालिसिस क्या होगा, हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। केस 1 के लिए वही पुराना तरीका, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, फिर हम क्रिटिकल निकालेंगे, फिर आपस में कंपेयर करेंगे, अंडर इन्फोर्स्ड आ रहा है, ओवर इन्फोर्स्ड आ रहा है, फिर उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें पहला एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सेम वही चीज, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स। बस वहाँ पे हम बी लेते थे, यहाँ पे हम फ्लेंज सेक्शन का विड्थ ले रहे हैं, इसलिए हम बी यहाँ सफिक्स में हमने एफ लगा दिया है। मतलब हम जो विड्थ लेंगे वो फ्लेंज सेक्शन कर लेंगे। सेम फॉर्मूला है, एक्स यू बराबर, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया 0.87 FY डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू बी एफ। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल डेप्थ हो गया। क्रिटिकल डेप्थ एज यूजुअल पुराना मेथड ही आपको पता है कि ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग एक्स यू लिमिटिंग ये होता है, FP 415 के लिए 0.48 D होता है, FP 500 के लिए 0.46 D होता है। ये आपको पहले से पता है, सब डेरिवेशन मैंने पिछले वीडियोज में आपको कराया हुआ है। अब आती है इसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर इन्फोर्स्ड आएगा तो टेंशन से निकालिए, ओवर इन्फोर्स्ड आएगा तो कॉम्प्रेशन से निकालिए। तो मैंने दोनों का फॉर्मूला है लिख दिया है, C इंटू लीवर आर्म, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स 0.36 FCK BF इंटू XU, और लीवर आर्म D-142 XU। कॉम्प्रेशन में टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये तो सर बात हुई अभी केस 1 की। ठीक है, अब आते हैं हम अपने केस नंबर 2 पर। अपने केस नंबर 2 पर। तो केस नंबर 2 में देखिए क्या है, केस नंबर 2 क्या कहता है कि व्हेन न्यूट्रल एक्सिस इन द फ्लैंज इन द वेब पोर्शन, मतलब अब जो न्यूट्रल एक्सिस है वेब पोर्शन में आ गया है, नीचे वाले पोर्शन में आ गया है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या बताई गई, ये मैथमेटिकल कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो डेप्थ ऑफ फ्लैंज से ज़्यादा होना चाहिए, एंड डेप्थ ऑफ फ्लैंज इज लेस देन 3/7 XU। 3/7 XU क्या होता था, जब हम एक पैराबोलिक डायग्राम बनाते थे, आपको याद आ रहा होगा, जब हम ये पैराबोलिक डायग्राम बनाते थे और ये रेक्टेंगुलर ऊपर वाला जो पोर्शन होता था उसको 3/7 XU आता था। ठीक है, ये आपको पता है 3/7 XU। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये BW ही रहेगा, सब कुछ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या कि यहाँ पे हमको टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स निकालना है C1 और C2। यहाँ टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स C1 और C2 निकालना है। देखिए पहले तो C1 क्या है हमारा, कॉम्प्रेसिव फोर्स इन रेक्टेंगुलर पोर्शन, मतलब ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये BW इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी D। ठीक, इसकी वजह से कितना कॉम्प्रेसिव फोर्स जनरेट होगा। दूसरा जो कॉम्प्रेसिव फोर्स कैसे जनरेट होगा हमारा, कॉम्प्रेसिव फोर्स इन रेक्टेंगुलर पोर्शन कैसे आएगा, ये वाला पार्ट इसमें ऑलरेडी फ्लैंज वाले पोर्शन में आ रहा है, तो इतने पार्ट को निकालने के लिए हम इफेक्टिव इसका निकालने क्या करेंगे, बड़े वाले में से इतना पार्ट घटा देंगे, BF में से BW को घटा देंगे, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा कॉम्प्रेसिव फोर्स का, कॉम्प्रेसिव फोर्स इन रेक्टेंगुलर पोर्शन BF माइनस BW, और किस पे फ्लैंज का जो डेप्थ रहेगा वो क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। फ्लैंज का जो डेप्थ होगा वो क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। तो C2 क्या हो जाएगा, BF माइनस BW इंटू DF। ठीक है, ये इसका कॉम्प्रेसिव फोर्स का जो रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकला है। ठीक, ये सिर्फ क्या है, इसका एरिया है। तो एरिया आपको एरिया मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब
इसको ऐसे ट्रीट करिए, आप इसको ऐसे ट्रीट करिए कि जैसे आपने सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम पढ़ रहे हो C1 के केस में। C1 के केस में आप सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम पढ़ रहे हो, वहीं 0.36 FCK B इंटू XU वहाँ पर था, तो यहाँ वेब की बात कर रहा है तो BW आ जाएगा। लीवर आर्म वही D माइनस 0.42 XU। ठीक, ये तो सिर्फ किसके कारण हो गया, BW और D के कारण ये हमारा C1 निकल गया। ठीक, अब C2 हमको कॉम्प्रेसिव फोर्स निकालना है। C2 हमारा क्या हो जाएगा, C2 का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपको पता है ये हो जाएगा PF माइनस BW इंटू DF, ये वाला पोर्शन, इसका जो इफेक्टिव निकलेगा और यहाँ पे ये, ठीक, ये एरिया हो गया। ठीक, एरिया हो गया। इसका स्ट्रेस कितना काम करेगा, 0.45 FCK, और एरिया इंटू स्ट्रेस हम का गुणा कर दिए, यहाँ पे हमने एरिया और स्ट्रेस का गुणा कर दिया, यानी C2 के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो C2 के केस में जैसे मैंने यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, C2 के केस में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। C2 क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस, तो एरिया रेक्टेंगुलर का क्या निकला, BF माइनस BW इंटू डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ये हमारा एरिया निकल गया। और स्ट्रेस इस पर कितना जनरेट हो रहा है, मैक्सिमम 0.45 FCK, जी क्या हो जाएगा 0.45 CK। ये वैल्यू किसकी आ गई, C2 की आ गई, ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, C2 की आ गई। अब LA2 क्या हो जाएगा, LA2 क्या हो जाएगा, आपको पता है कि यहाँ से ये टॉप तक की दूरी जो है, ये बीच की दूरी D है। ठीक, और ये माने अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो सेंट्रॉइड करने का DF/2 पे काम करेगा। अगर ये DF है पूरा तो इसके किसके काम करेगा, DF/2 पे काम करेगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, D, और ये ऊपर वाली दूरी DF/2, तो D माइनस DF/2, तो LA2 क्या हो जाएगा, D माइनस DF/2 हो जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे C1 निकल गया, देखिए आप यहाँ पे अपने C2 निकाल लिया, आपने यहाँ पे LA1 निकाल लिया, आपने यहाँ पे LA2 निकाल लिया। ठीक, अब आपको फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल हो गया। आपको पता है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, C1 प्लस C2 इक्वल टू T। ये फॉर्मूला लगा के T की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0.87, वही पुराना वैल्यू FY और AST। इस इक्वेशन को रख के हम क्या निकालेंगे, XU निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। फिर क्रिटिकल के मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कि स्टील के ग्रेड के हिसाब से क्या होता है, वो मैंने आपको फार्मूला बता के रखा है। जब वो निकल जाएगा तो आप कंपेयर कर लीजिएगा कि अंडर रिइंफोर्स्ड है, ओवर रिइंफोर्स्ड है। ठीक, उसका MR का फार्मूला क्या होगा, C1 L1 C2 L2, C1 C2 L1 L2 सब यहाँ पे रखा, उस फार्मूले को सिर्फ यहाँ पे रख दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया, किसके लिए, आपको केस नंबर 2 के लिए। ठीक है, जो हमारा केस नंबर 3 है वो सबसे ज़्यादा आसान है। जो केस नंबर हमारा 3 है वो हमारा सबसे आसान है। जो हमारा केस नंबर 3 वो सबसे ज़्यादा आसान है हमारा। हमें आपको देखिए केस नंबर 3 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, XU इज ग्रेटर देन DF और DF इज लेस देन ग्रेटर देन 3/7 SU। अगर हम 2 की बात करें, सपोज दैट अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 क्या था, XU इज ग्रेटर देन DF एंड DF इज लेस देन 3/7 XU। इन दोनों में डिफरेंस क्या आया, ये पोर्शन तो सेम है, बस यहाँ 3/7 XU बड़ा था, अब इसमें क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लेंज बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको दूसरा केस क्लियर हो गया है तो मैं बस एक छोटा सा चेंज बताऊंगा जिससे आपके दूसरा और तीसरा केस बिल्कुल सेम है। मैंने लिखा है केस 2 एंड केस 3 आर ऑलमोस्ट सेम है। बस उसमें करना क्या है कि जहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लेंज है उसको YF से रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है, YF से रिप्लेस कर देना है इन केस 3 में। ठीक, रेस्ट फार्मूला इज सेम। यानी आप कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे ये जो फार्मूला है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका फार्मूला लिखा, केस 2 का। अगर इसको केस 3 बनाना होगा तो जहाँ जहाँ पे DF है वहाँ YF हो जाएगा, यानी यहाँ DF की जगह YF हो जाएगा और ये DF है यहाँ इसकी जगह क्या हो जाएगा, YF हो जाएगा। ठीक, उसी तरह एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर फार्मूला बनाते हैं, जहाँ जहाँ पे DF रहेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, YF कर देंगे। तो बस आप इतनी सी चीज़ याद रखिए कि D, यानी अगर आपको केस 2 याद है तो केस 3 का फार्मूला बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बस क्या करना है आपको, DF को क्या करना है, YF से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला C1 प्लस C2 0.36 FCK BW XU प्लस BF माइनस BW इंटू, सेकेंड वाले केस में DF था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, YF आ जाएगा 0.45 FCK इक्वल टू 0.87 FY AST।
ठीक, ये एक्चुअल हो गया। क्रिटिकल के लिए हमको पता ही है 0.48D, 0.53D, 0.460 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग। ठीक, अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में आते हैं। हमारे पास C1 L1 C2 L2 सब फॉर्मूला देखिए पिछला ही है, लेकिन उस पिछले फॉर्मूले में जहाँ पे TF था वहाँ पे हमने YF ला दिया यहाँ पे, और YF के लिए ने IS कोड ने एक फॉर्मूला दिया है अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू IS कोड फॉर्मूला दिया है YF के 0.15 XU प्लस 0.65 TF। तो इस तरह से मैंने तीनों केस आपको डिस्कस कर लिए। जो थोड़े बहुत आपके डाउट्स होंगे वो अभी आपके न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा जो इसका बाद बनेगा हमारा, वो इसके न्यूमेरिकल का बनेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। मैं उसमें ऐसा केस लूँगा कि उसमें आपको तीनों केस में एक साथ डिस्कस कर लूँ आपको। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई केस, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आपको आएगा एग्जाम में कोई भी, तो आप केस 1 से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि आप केस 2 3 पे चले जाएंगे, आप केस 1 से स्टार्ट करेंगे, केस 1 फेल होगा फिर आप केस 2 पर आएंगे, केस 2 फेल होगा आप केस 3 पर आएंगे। तो कैसे कैसे करना है ये न्यूमेरिकल में हमारा क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपना न्यूमेरिकल प्लान सेक्शन का देखेंगे। थैंक यू।